तारीख एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। इसके हर कोने में कई कहानियां मौजूद हैं, जीत की, हार की, कुर्बानियों की, उर्दू जवाल की। मगर इस म्यूजियम में एक गैलरी ऐसी है, एक राहदारी ऐसी भी है जिसमें दाखिल होने से हर कौम डरती है। यहाँ रोशनी कम और साए ज्यादा हैं। ये है द हॉल ऑफ शेम, गद्दारों की गैलरी। हर गैलरी कुछ ज्यादा ही भरी हुई है। एक मीर जाफर जिसका नाम आज भी गाली है, जिसने प्लासी के मैदान में अपनी तलवार उस वक्त म्यान में डाल ली जब उसे निकालने की जरूरत थी, जिसके धोखे ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। इस गैलरी में एक और तस्वीर भी है, मीर सादक की, टीपू सुल्तान का वजीर जिसने अंग्रेजों को किले का खुफिया रास्ता बताया, और फिर शरीफ मक्का, सरजमीन मुकद्दस का रखवाला जिसने मुसीबत के वक्त सल्तनत उस्मानिया के साथ गद्दारी की और मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। मीर जाफर, मीर सादिक, शरीफ हुसैन और इन जैसे गद्दार और भी, इनके बारे में सुनकर पढ़कर जहन में एक सवाल बार बार उठता है, आखिर हमारी ही तारीख में इतनी गद्दारियां क्यों हुई? क्या हमारी मिट्टी में ही कोई खराबी है? कोई ऐसी अंदरूनी कमजोरी है जो दुश्मन को अपने अंदर से ही एक रास्ता बना देती है? या ये कहानी इतनी सादा है जितनी हमें सुनाई जाती है? क्या असल मुजरिम वो है जिसकी तस्वीर दीवार पर लटकी है, या वो जिसने ये गैलरी बनाई है? आज हम इस हॉल ऑफ शेम में दाखिल होंगे, मगर सिर्फ तस्वीरें देखने नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे राजों को बेनकाब करने। हम जानेंगे उन किरदारों की नफ्सियात को, उनके हालात को, और उस तीसरे खिलाड़ी को, कठपुतलियों की डोरियां हिलाने वाले को, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर खेलता है। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, आपको गद्दार और हीरो के फर्क पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करेगी। आखिर एक सल्तनत की कीमत क्या होती है? उसको समझने के लिए हमें जाना होगा 18वीं सदी के बंगाल में, जिसे मुगल बादशाह द पैराडाइज ऑफ नेशंस कहते थे। ये कोई मजाक नहीं था, यहाँ की जमीन वाकई सोना उगलती थी। यहाँ की मलमल और रेशम पूरी दुनिया में मशहूर थी। बंगाल की दौलत का कोई हिसाब नहीं था, और इसी दौलत पर नजर थी एक छोटी सी मगर लालची कंपनी की, बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी। वो जो ताजिर बनकर आए थे, लेकिन उनके इरादे असल में कुछ और थे। उस जमाने में सन 1756 में बंगाल का तख्त मिला एक 23 साला नौजवान सिराजुद्दौला को। वो जज्बाती था, जल्द गुस्से में आ जाता था, मगर वो एक बात समझ गया था कि ये अंग्रेज ताजिर नहीं, काबिज हैं। उसने कलकत्ता में उनकी बढ़ती हुई किलाबंदियों पर हमला कर दिया, और यहीं से तबाही का आगाज हुआ। अंग्रेजों ने फौरन एक दास्तान घड़ ली, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जहां ज्यादातर अंग्रेज दम घुटने से मर गए। ये किस्सा कितना सच्चा था, कितना झूठा, मौरिखीन आज तक इस पर बहस करते हैं, मगर हकीकत यह है कि इस बयानिए ने अपना मकसद हासिल किया। अंग्रेजों ने इसे सिराजुद्दौला की बर्बरियत का सिंबल बनाकर पूरी दुनिया में बेचा। अब इन्हें बंगाल पर हमला करने का सिर्फ एक बहाना नहीं, एक मॉरल जस्टिफिकेशन भी मिल गई थी। अब इन्हें सिर्फ एक चाबी की तलाश थी, या फिर एक ऐसा शख्स जो अंदर से बंगाल का दरवाजा खोल दे और वो दाखिल हो जाएं। और वो मिला सिराजुद्दौला के सबसे बड़े फौजी कमांडर, उसके सिपहसालार मीर जाफर की शक्ल में। मीर जाफर खुद नवाब बनने का ख्वाब देखता था, और उस ख्वाब को हवा दी बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ ने, जो नवाब की पॉलिसियों से खुश नहीं था। अंग्रेजों के शातिर कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वादा बिल्कुल सिंपल था,
तुम जंग में हमारा साथ दो और बंगाल का तख्त तुम्हारा होगा, तुम्हारी 7 नस्लें राज करेंगी। मीर जाफर ये समझ रहा था कि वो अंग्रेज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो खुद उनके झांसे में आ गया। और फिर आया 23 जून 1757 का दिन। एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज, तोपें, हाथी, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के सिर्फ 3,000 सिपाही। जंग तो थी ही नहीं, ये तो मैच फिक्सिंग थी। उस दिन नवाब के सितारे वाकई गर्दिश में थे। जंग से पहले ही शदीद बारिश हुई। नवाब के नातजुर्बाकार फौजियों ने अपने बारूद को ठीक से नहीं ढका, वो गीला हो गया, जबकि अंग्रेज तैयार थे। उन्होंने अपना सारा बारूद तरपालों से ढक कर रखा था। फिर जब जंग शुरू हुई तो नवाब के कुछ वफादार जर्नैल जो थे तो हिंदू, मगर जंग में बहुत बहादुरी से लड़े। मीर मदन और मोहन लाल ने अंग्रेज फौज का इस जवां मर्दी से मुकाबला किया कि अंग्रेजों के पांव उखड़ने लग गए, मगर फिर नवाब की फौज का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी जगह से हिला ही नहीं। ये वो फौज थी जो मीर जाफर की कमान में थी। कहा जाता है मीर जाफर ने कुरान पर हाथ रखकर नवाब सिराजुद्दौला से वफादारी की कसम खाई थी, मगर ऐन मौका पर जब उसके हमले की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने उसे बुलाया, उसके सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी, कहा मेरी लाज रख लो, मगर मीर जाफर खामोश रहा। बस उसी मोड़ पर तारीख का धारा बदल गया और हिंदुस्तान की पेशानी पर गुलामी की मोहर सख्त हो गई। सिराजुद्दौला को मैदान से पीछे हटना पड़ा। बाद में उसे पकड़कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मीर जाफर नवाब तो बन गया, मगर वो एक कठपुतली नवाब था। अंग्रेज उसे खजाना खाली कराते रहे, उसे एक कठपुतली की तरह नचाते रहे, यहाँ तक कि उसे भी जलील करके हटा दिया। वो बहुत बुरी मौत मरा, कोर्ट के मर्ज में मुब्तला होकर, और तारीख में हमेशा के लिए एक गाली बन गया। आज भी मुर्शिदाबाद में उसकी हवेली नमक हराम ड्योढ़ी कहलाती है। मीर जाफर ने बंगाल का सौदा किया था, मगर कीमत पूरे हिंदुस्तान ने चुकाई। प्लासी में मीर जाफर की गद्दारी के बाद जब पूरा हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों के सामने झुक रहा था, जो हार मानने वालों में से नहीं था, वो था टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर। वो बादशाह तो था ही, मगर वो एक विजनरी और मॉडर्न रूलर भी था। उसने अपनी फौज को फ्रेंच फौजियों से ट्रेनिंग दिलवाई और दुनिया के पहले मिलिट्री रॉकेट इजाद किए। वो जानता था कि अंग्रेज सिर्फ एक ट्रेनिंग कंपनी नहीं, बल्कि साम्राज्य बला हैं, और उसने इनसे आखिर तक लड़ने की कसम खाई थी। उसने अंग्रेजों से 3 बड़ी जंगें लड़ी, इन्हें कई बार हराया, मगर हकीकत यह है कि वो अकेला था। हिंदुस्तान के दूसरे हुक्मरान जैसे मराठे और निज़ामे हैदराबाद सब उसका साथ देने के बजाय खामोश रहे या फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ते रहे। मगर टीपू का असल मसला ये बैरूनी दुश्मन नहीं थे। एक दुश्मन उसके अपने घर में, उसके अपने दरबार में भी छुपा बैठा था। उसका नाम था मीर सादक। टीपू सुल्तान का सबसे बाएतमाद, सबसे ताकतवर वजीर। वो बड़ा ज़हीन और काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था और टीपू का बचपन का साथी भी था। टीपू आंखें बंद करके उस पर भरोसा करता था, मगर मीर सादिक के दिल में इक़्तिदार की लालच, हसद और शायद अंग्रेजों का खौफ, उसने भी मीर जाफर वाला ही रास्ता चुना। उसने अपनी रूह का सौदा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ खुद को बेच दिया। 1799 में अंग्रेजों ने निज़ामे हैदराबाद और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर एक फैसलाकुन हमला किया। एक बहुत बड़ी फौज ने टीपू के दारुल हुकूमत सरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया। किला बहुत मजबूत था। टीपू और उसके वफादार सिपाही बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर अंग्रेजों को अंदर खुफिया मालूमात मिल रही थी। इन्हें पता था कि फौज की तनख्वाहें किस दिन तकसीम होनी है। इन्हें पता था कि किले की दीवार का कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर है। ये सब मालूमात दे रहा था मीर सादक। और फिर 4 मई दोपहर के वक्त अंग्रेजों ने किले की दीवार में एक जगह शगाफ डाल दिया, मगर वो फौरी हमला करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि इन्हें रेजिस्टेंस का डर था।
यहीं मीर सादिक ने अपनी आखिरी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने टीपू के सिपाहियों को जो दीवार की हिफाजत कर रहे थे ये कहकर हटा दिया कि जाओ अपनी तनख्वाहें ले आओ। दोपहर का वक्त था, सिपाही थके हुए थे और तनख्वाह का सुनकर अपनी जगह छोड़कर चले गए। किले का वो हिस्सा जो हमले की जद में था बिल्कुल गैर महफूज हो गया। मीर सादिक ने फौरन अंग्रेज़ों को इशारा भेजा, वक्त आ गया है, और फिर अंग्रेज़ फौजी इस हिस्से से किले के अंदर दाखिल हो गए। जब टीपू सुल्तान को इस गद्दारी का पता चला तो इन्होंने भागने या हथियार डालने के बजाय शेर का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने चंद वफादारों के साथ दुश्मन की फौज में कूद पड़े। वो आखिर तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि गोलियों और तलवारों के जख्मों से चूर होकर शहीद हो गए। इन्होंने कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, और उन्होंने ये बात आखिर में साबित भी कर दी। और मीर सादिक जैसे ही उसे टीपू की शहादत की खबर मिली, वो अपनी गद्दारी का इनाम वसूल करने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ भागा, मगर किले के अंदर मौजूद टीपू के कुछ वफादार सिपाहियों ने उसे पहचान लिया। वो उस पर टूट पड़े और उसे वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया। तारीख बताती है कि उसकी लाश कई दिन तक वहीं पड़ी सड़ती रही। उसे 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। उसका अंजाम वही हुआ जो हर गद्दार का मुकद्दर होता है। मीर जाफ़र और मीर सादिक कहानियाँ अलग थीं, किरदार मुख्तलिफ मगर अंजाम एक ही था। दोनों ने ज़ाती मफाद, इक़्तिदार की लालच और शायद दुश्मन के खौफ में आकर अपनी कौम, अपने आका से गद्दारी की। दोनों को इनाम का लालच दिया गया, वादे किए गए, मगर अंजाम वही हुआ जो हर गद्दार का मुकद्दर बनता है, जिल्लत, रुसवाई और एक इबरतनाक मौत। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि गद्दारी शायद वक्ती तौर पर तो फ़ायदा दे सकती है, मगर तारीख और अवाम ऐसे किरदारों को कभी मुआफ़ नहीं करते। अब चलते हैं 20वीं सदी के आगाज़ की तरफ, जहां इक़्तिदार का खेल फिर से खेला गया और गद्दारों ने एक बार फिर सर उठाया। इस बार मैदान था मिडल ईस्ट और हुकूमत थी सल्तनते उस्मानिया। 600 साल पुरानी ये अजीम इस्लामिक एम्पायर अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और इसकी लाश पर नजरें जमाए बैठा था बरतानिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। उस्मानी सुल्तान ने जर्मनी का साथ देने का फैसला किया जो बरतानिया का दुश्मन था। बरतानिया को अब एक ऐसे अंदर के आदमी की तलाश थी जो उस्मानियों को अंदर से कमज़ोर कर सके, और वो आदमी इन्हें मिला शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली की शक्ल में। शरीफ हुसैन उस वक्त उस्मानी हुकूमत में मक्का मदीना के गवर्नर थे और वो हाशमी थे, यानी उनका शजरा नस्ब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता था। यही वजह है कि उनकी अरबों में ही नहीं तमाम मुसलमानों में बड़ी इज्जत थी। शरीफ हुसैन के दिल में एक अजीम और आज़ाद अरब सल्तनत का ख्वाब पल रहा था। उनकी ख्वाहिश थी कि ऐसी हुकूमत कायम हो जो इराक से लेकर शाम और हिजाज तक फैली हो और जिसके तख्त पर वो खुद बादशाह बनकर बैठें। बरतानिया ने उनकी इसी ख्वाहिश या शायद इसी कमज़ोरी को भांप लिया और उसे अपने मफाद के खेल में बदल दिया। उनके एक एजेंट थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, जिसे आज लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से भी याद किया जाता है, उसी थॉमस एडवर्ड लॉरेंस ने शरीफ मक्का से राब्ता किया। मिस्र में बरतानिया के हाई कमिश्नर हेनरी मैकमैन ने शरीफ हुसैन को खुफिया ख़त लिखे और वादा किया, तुम उस्मानियों के खिलाफ बगावत करो, जंग में हमारा साथ दो और जंग के बाद हम तुम्हें एक आज़ाद अरब मुमलिकत बनाने में मदद देंगे। शरीफ हुसैन उस झांसे में आ गए। उन्होंने उसे अरबों की आज़ादी की जंग समझा। 1916 में उन्होंने तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे द ग्रेट अरब रिवॉल्ट कहते हैं। थॉमस एडवर्ड की मदद से शरीफ मक्का के बेटों फैसल और अब्दुल्ला ने उस्मानी फौजियों पर हमले शुरू कर दिए। इस्तांबुल से मदीना आने वाली रेलवे लाइनों की पटरियां उखाड़ दी और तुर्कों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मदीना से दमिश्क तक एक के बाद दूसरे शहर पर कब्जा करते गए और आखिर में तमाम अरब इलाके उस्मानियों से छीन लिए। लेकिन शरीफ मक्का अंग्रेज़ों को जानता नहीं था।
जब वो अरबों से आज़ादी के वादे कर रहे थे, ऐन उसी वक्त वो 2 और खुफिया सौदे भी कर रहे थे। पहला था साइक्स-पिको एग्रीमेंट, जिसमें बरतानिया ने फ्रांस के साथ मिलकर मिडल ईस्ट के मैप पर कुछ लकीरें खींची और फैसला किया कि जंग के बाद हम अरब इलाके आपस में बांट लेंगे। इराक, उर्दन, फलस्तीन बरतानिया को मिलेंगे और शाम, लबनान फ्रांस को। यानी अरबों की आज़ादी का कोई मंसूबा था ही नहीं। और दूसरा था बेल्फोर डिक्लेरेशन। ये था सबसे बड़ा धोखा। बरतानिया ने यहूदियों से वादा किया कि वो फ़लस्तीन में उनको एक कौमी वतन बनाने में मदद देगा, इस सरजमीन में जो अरबों की थी। जंग ख़त्म हुई, उस्मानी सल्तनत हार गई और शरीफ मक्का हुसैन बिन अली हाशमी अपनी अजीम अरब मुमलिकत का इंतज़ार ही करते रह गए। मगर अंजाम में उनके हिस्से में आया सिर्फ धोखा, वो भी बहुत बड़ा। बरतानिया और फ्रांस ने अरब वर्ल्ड को अपनी मर्जी के छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम किया और उन पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया, जिसे मैंडेट का खूबसूरत नाम दिया गया। शरीफ हुसैन के बेटों को इराक और उर्दन की नई कमज़ोर बादशाहतें देकर बहलाया गया। इब्न सऊद ने हिजाज से उनकी हुकूमत का भी खात्मा कर दिया। यानी शरीफ हुसैन को कुछ नहीं मिला। तुर्क मुसलमान भाइयों के खिलाफ उन्होंने अंग्रेज़ों का अरब कौम परस्ती के नज़रिए और बादशाहत के ख्वाब में बहकर खूब साथ दिया, मगर अंजाम वही गुलामी, तकसीम और पछतावा रहा। उन्होंने एक अजीम मुस्लिम सल्तनत के टुकड़े करने में हाथ बटाया और बदले में अपनी ही कौम को एक नई और उससे भी ज़्यादा जालिमाना यूरोपीय गुलामी के हवाले कर दिया। अब तक क्या समझ आया? ये कि गद्दारी की वजह से कुर्सी की लालच भी हो सकती है, इंतकाम की आग भी, या फिर हसीन ख्वाब का धोखा भी। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सादा है? क्या ये सिर्फ कुछ बैड बॉयज़ और लालची लोगों की कहानियाँ हैं? इन तीनों की कहानियों में कॉमन क्या है? 1 मिनट, एक चीज़ कॉमन है। रुकें, एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो पर्दे के पीछे रहता है, जो कभी पकड़ा नहीं जाता। हमारी नज़र अब तक गद्दारों पर है, उनकी लालच, उनके गुस्से, उनके ख्वाब पर है। हम उन इंडिविजुअल्स पर लानत भेज रहे हैं, मगर शतरंज के खेल में क्या आप कभी प्यादों से नाराज़ होते हैं? आप इस हाथ को देखते हैं जो उन प्यादों को चला रहा है। तो आएं ज़रा नए एंगल से इस तारीख को देखते हैं। मीर जाफर के लालची चेहरे को देखने के बजाय आए एक लम्हे के लिए इस ज़हीन, चालाक और जालिम रॉबर्ट क्लाइव की आंखें देखते हैं। वो शख्स जो एक क्लर्क बनकर हिंदुस्तान आया था और एक सल्तनत का फातेह बनकर लौटा। उसने मीर जाफर की लालच को एक कमजोरी के तौर पर नहीं देखा, उसने इसे एक हथियार के तौर पर देखा और उसी चाबी को ही हाथ में ले लिया जिससे हिंदुस्तान की दौलत के दरवाजे खुल सकते थे। शरीफ मक्का के अजीम अरब ख्वाब के बजाय आइए ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के इन ठंडे, जोड़ तोड़ करने वाले दिमागों को देखते हैं। इनके लिए अरब बगावत कोई ग्रेट कॉज था ही नहीं, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के इत्तेहादी सल्तनत उस्मानिया को अंदर से कमज़ोर करने की एक सस्ती और इफेक्टिव मिलिट्री टैक्टिक थी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया कोई इनकलाबी नहीं, बल्कि एक ज़हीन फौजी एजेंट था जिसका काम था एक बगावत की आग को हवा देना। जब हम इस नज़र से देखते हैं तो एहसास होता है कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ा खेल था। ये ऐसी प्ले बुक थी जिसे हर साम्राज्य ताकत, हर काबिज, हर फातेह ने सदियों से पढ़ा और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। यही है इंपीरियल प्ले बुक। आइए इस किताब के कुछ अहम असूल देखते हैं। रूल नंबर 1, डिवाइड एंड रूल। जी हाँ, तकसीम करो और हुकूमत करो। ये रोमन एम्पायर का पुराना उसूल है कि किसी भी मुल्क, किसी भी कौम पर कब्जा करना है तो पहले उसके लोगों पर कब्जा करो, उनके जहनों पर कब्जा करो, उनके दरमियान मौजूद दरार को ढूंढो, जुबान, नस्ल, कबीला, मजहब, फिरका, और फिर उस दरार को खोद दो, उसे एक गहरी खाई में बदल दो। एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह से डराओ। एक को कहो कि दूसरा तुम्हारे हक छीन रहा है, दूसरे को कहो कि पहला तुम्हारी शनाख्त मिटाने वाला है। अंग्रेज इस खेल के मास्टर थे। इन्होंने हिंदुस्तान में यही किया। इन्होंने सदियों से साथ रहने वाले लोगों के बीच नफरत और शक के बीज बोए। इन्होंने तारीख को इस तरह लिखवाया कि मुसलमान हमेशा जालिम हमला आवर नजर आएं। इन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद फौज को मार्शल रेस के नजरिए पर तकसीम किया। सिखों, गोरखों और कुछ
पठान कबाइल को बहादुर और वफादार करार दिया और बाकियों को नाकाबिले एतबार। हिंदुस्तान को आपस में इतना लड़ाओ, इतना तकसीम करो कि वो कभी मिलकर अपने असल दुश्मन यानी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े ही ना हो सकें। यही जहरीला खेल अफ्रीका में भी खेला गया। बेल्जियम ने रवांडा में तुत्सी और हुतू कबीलों को, जो पहले घुल मिलकर रहते थे, इन्हें शनाख्ती कार्ड पर बाकायदा तौर पर तकसीम कर दिया। इन्होंने अकलियती तुत्सी कबीलों को हुक्मरान बना दिया और अक्सरियती हुतू को महकूम। सालों तक इस तकसीम को हवा दी। इसका नतीजा 20वीं सदी के सबसे बड़े जेनोसाइड की सूरत में निकला, जब सिर्फ 100 दिनों में 8 लाख से ज्यादा तुत्सी लोगों को उनके अपने ही पड़ोसियों ने गाजर मूली की तरह काट दिया। ये था तकसीम करो और हुकूमत करो का भयानक अंजाम। रूल नंबर 2, लोकल कोलैबोरेटर्स बनाओ। तुम हजारों मील दूर से आकर एक अजनबी मुल्क पर हमेशा के लिए हुकूमत नहीं कर सकते। तुम्हें लोकल लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग ढूंढो जो निजाम से नाराज हों, जो लालची हों या जो सिर्फ बुज़दिल हों। इन्हें ओहदे दो, अलकाबात दो, थोड़ी सी दौलत दो, सिक्योरिटी का एहसास दो। एक ऐसी एलीट क्लास तैयार करो जिसके मफादात तुम्हारे मफादात से जुड़ जाएं। फिर वो तुम्हारे लिए अपनी ही कौम से लड़ेंगे, तुम्हारे लिए जासूसी करेंगे और तुम्हारे जुल्म को अपनी ही अवाम पर नाफिज करेंगे। मीर जाफर इसी खेल का सबसे कामयाब तजुर्बा था। लेकिन यह कहानी सिर्फ मीर जाफर की नहीं, हर कॉलोनियल पावर ने यही किया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में नवाबों, राजाओं और जागीरदारों का एक पूरा तबका पैदा किया जो आवाम से कटा हुआ था और अपनी बका के लिए अंग्रेज़ों का मोहताज था। उन्होंने अफ्रीका में कबायली सरदारों को मामूली इख्तियारात देकर उनकी ज़मीनों, उनके हीरों और उनके वसाइल के मुआहदे लिखवाए। ये लोग अपनी कौम के गद्दार थे मगर साम्राज्य निज़ाम के वफादार सतून थे। इनके बगैर साम्राज्य हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती थी। और तीसरा सबसे खतरनाक रूल, निजात दहिंदा यानी सेवियर बन जाओ। जिस मुल्क पर कब्जा करना है, पहले उसके मुकामी हुक्मरानों को एक जालिम, करप्ट और नाअहल विलन के तौर पर पेश करो। अपनी मीडिया मशीनरी इस्तेमाल करके दुनिया भर में उसकी करैक्टर असैसिनेशन करो और फिर खुद को एक मसीहा, एक सेवियर के तौर पर पेश करो। लोगों को यकीन दिलाओ कि तुम उन पर कब्जा करने नहीं बल्कि उन्हें सिविलाइज्ड बनाने आए हो, इन्हें जमहूरियत सिखाने आए हो, इन्हें उनके अपने ही जालिम हुक्मरान से आज़ादी दिलाने आए हो। ये खेल 20वीं और 21वीं सदी में अपने अरूज पर पहुंचा। इराक पर हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का झूठ बोला गया और सद्दाम हुसैन की आमरीत को जवाज बनाया गया। बहुत से इराकियों ने उस वक्त अमरीकियों को निजात दहिंदा समझा भी, मगर नतीजा क्या निकला? 1 दहाई से ज्यादा की सिविल वॉर, फिरकावारियत, तबाही और लाखों लोगों की जान। लीबिया में मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की आमरीत से निजात दिलाने के नाम पर मदाखलत की गई। नतीजा एक और नाकाम रियासत और ना खत्म होने वाली खाना जंगी। इस खेल में गद्दारों का नाम रख दिया जाता है आज़ादी की जद्दोजहद और हमलावर अमन का प्याम्बर बन जाता है। यही तो है वो खेल और प्ले बुक जो सदियों से पढ़ी जा रही है, जिस पर अमल किया जा रहा है और हम आज तक सिर्फ प्यादों को गालियां दे रहे हैं। हम मीर जाफर और मीर सादिक को कोस रहे हैं, बल्कि असल खिलाड़ी वो शातिर हाथ हर बार साफ बच निकलता है और एक नई बिसात बिछाने की तैयारी करने लगता है। जब हम उस खिलाड़ी को, उसके खेल को पहचान चुके हैं तो गद्दार का लफ्ज़ ही कितना छोटा और बेमानी लगने लगता है। तो आप इस शतरंज को समझ रहे हैं ना? प्यादों के पीछे छुपे खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं ना? गद्दार का लफ्ज़ अपनी अहमियत और शिद्दत खो रहा है ना? यहाँ एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि हम यहाँ किसी गद्दार की हिमायत नहीं कर रहे, इन्हें बेकसूर नहीं बना रहे, बल्कि हम आपको बड़ी स्क्रीन दिखा रहे हैं जहाँ आपको हर खिलाड़ी नजर आएगा, गद्दार भी, उसका आका भी। तारीख में हम देखते हैं कि गद्दार ऐसा लेबल है जिसे ताकतवर कमज़ोर पर चिपका देता है, जैसे जीतने वाला हारने वालों पर चिल्लाता है और तारीख लिखने वाला अपनी मर्जी से बदल देता है।
लेकिन तारीख की किताबें ऐसे किरदारों से भरी पड़ी हैं जिन्हें एक कौम गद्दार कहती है और दूसरी कौम मसीहा। मगरिब की अपनी तारीख देखें। 18वीं सदी के आखिर में लंदन के शाही दरबार में जॉर्ज वाशिंगटन का नाम गाली के मुतरादिफ था। वो एक गद्दार था, ऐसा फौजी ऑफिसर जिसने बरतानिया के बादशाह से वफादारी की कसम खाई और फिर उसी बादशाह के खिलाफ हथियार उठा लिए। उसने सिर्फ बगावत ही नहीं बल्कि बरतानिया के रवायती दुश्मन फ्रांस से मदद भी ली। बरतानवी कानून के मुताबिक उसकी सजा सिर्फ एक थी, मौत। ऐसी मौत जो एक गद्दार की मौत होती है। मगर अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ अमेरिका की 13 कॉलोनीज में वही जॉर्ज वाशिंगटन एक कौमी हीरो था। एक ऐसा रहनुमा जो इन्हें जुल्म और टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के बोझ से आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा था। आज तारीख उसे गद्दार के तौर पर नहीं बल्कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर के तौर पर याद रखती है। क्यों? फिर यही कहानी आयरलैंड में दोहराई गई। ब्रिटिश के लिए माइकल कॉलिंस से बड़ा कोई दहशतगर्द और गद्दार नहीं था। उसने आयरलैंड की आज़ादी के लिए गोरिल्ला जंग की बुनियाद रखी। उसने बरतानवी जासूसों को डबलिन की सड़कों पर चुन चुन कर कत्ल करवाया और खौफ की फिजा पैदा कर दी। बरतानवी अखबारात उसे कातलों का सरदार कहते थे, मगर आयरलैंड के अवाम के लिए वो द बिग फैला था। वो ऐसा इनकलाबी रहनुमा था जो 800 साल की बरतानवी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए लड़ा। आज आयरलैंड की हर गली, हर शहर में उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। वो एक सल्तनत का गद्दार बना और एक नई कौम का हीरो। जाते जाते एक और कहानी सुनते जाएं, क्यूबा की कहानी। अमेरिका की हिमायत याफ्ता बेटिस्टा गवर्नमेंट के लिए फेडरल कास्त्रो एक खतरनाक बागी और गद्दार था जिसे जेल में डाला गया और फिर जलावतन कर दिया गया। अमेरिकी हुकूमत के लिए वो कम्युनिज्म का एजेंट था जो उनके बैकयार्ड में ही उनके लिए खतरा बन रहा था। मगर क्यूबा के गरीब आवाम, किसानों और मजदूरों के लिए वो एक मसीहा था जो उन्हें एक करप्ट और जालिम डिक्टेटरशिप से निजात दिलाने आया था। बल्कि आज भी दुनिया की आधी आबादी उसे एक जालिम डिक्टेटर समझती है और आधी आबादी उसे साम्राज्य के खिलाफ मज़ाहमत की सबसे बड़ी अलामत। Darnos por vencidos, renunciar a la revolución, renunciar al socialismo, rendirnos। गद्दार या हीरो, उसका इन्हिसार सिर्फ इस बात पर है कि आप तारीख की लकीर के किस तरफ खड़े हैं। तो फिर गद्दार कौन है? गद्दार शायद सिर्फ एक पर्सपेक्टिव का नाम है। एक कौम का गद्दार दूसरी कौम का हीरो होता है। एक सल्तनत का बागी एक नई कौम का बानी होता है। गद्दारों का ताल्लुक है वफादारी से। सवाल सिर्फ ये है, वफादारी किससे? एक जालिम बादशाह से, एक गैर मुल्की काबिज से, एक करप्ट निज़ाम से, या अपनी कौम के एक बेहतर, एक आज़ाद मुस्तकबिल के ख्वाब से? शरीफ हुसैन ने उस्मानी सल्तनत से अपनी वफादारी तोड़ी। क्या वो अरब कौम से वफादारी निभा रहा था? जॉर्ज वाशिंगटन ने बरतानवी बादशाह से अपनी वफादारी तोड़ी। क्या वो अमरीकी अवाम के हक के साथ वफादारी निभा रहा था? उनमें से एक किरदार ने अपनी वफादारी को चुना और तारीख ने उनके इंतखाब पर अपना फैसला सुनाया। ये मत भूलें, तारीख जीतने वाले लिखते हैं। हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। और वो अपनी किताब में जिसे चाहें गद्दार और जिसे चाहें हीरो बना दें। वो अपनी सहूलत के मुताबिक हकीकत को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। वो अपनी गद्दारियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों को गद्दार बनाते हैं। वो अपना रॉबर्ट क्लाइव छुपाने के लिए मीर जाफर को बड़ा करैक्टर बनाकर पेश करते हैं। इस तरह के सच्चाई इन दोनों लफ्जों गद्दार और हीरो के बीच छुप सी जाती है। इस धुंधली लकीर को समझने के लिए हमें किताब लिखने वाले के जहन से नहीं बल्कि एक आज़ाद जहन से चीज़ें देखना होंगी, ख़ास तौर पर इस मॉडर्न दौर में जिसने सब कुछ बदल दिया है। अब तो आप समझ गए होंगे कि गद्दार पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। मीर जाफर का लालच एक हकीकत है, लेकिन इस लालच को हथियार बनाने वाला रॉबर्ट क्लाइव इससे बड़ा मुजरिम है। हमने ये भी समझ लिया है कि एक का गद्दार दूसरे का हीरो होता है। आप शायद सोच रहे हों कि ये सब पुरानी कहानियां हैं,
बादशाहों, नवाबों और साम्राज्यों का दौर तो अब खत्म हो चुका है, मगर आप गलत सोच रहे हैं। ये खेल आज भी जारी है, बस इसका चेहरा, इसका तरीका बदल गया है। कठपुतली का मालिक आज भी मौजूद है, बस उसके हाथ में अब तलवार नहीं, पैसा और प्रोपेगेंडा है। आज के दौर में किसी मुल्क पर बराह रास्त कब्जा करना महंगा भी है और बदनामी का बायस भी बनेगा। इससे कहीं ज्यादा सस्ता, ज्यादा आसान और ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, इस मुल्क में अपनी कठपुतली हुकूमत बिठा दो। पूरी कोल्ड वार के दौरान और आज भी बड़ी ताकतवर खुसूसन अमेरिका ने दर्जनों मुल्कों में इलेक्टेड हुकूमतों का तख्ता उल्टा और फौजी डिक्टेटर्स और बेरहम बादशाहों को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि एक आमिर को कंट्रोल करना आसान होता है, उसे अपने अवाम की नहीं, अपने गैर मुल्की आकाओं की खुशी की फिक्र होती है। वो अपने मुल्क के वसाइल, तेल, गैस, मादनियात, सब कुछ एक फ़ोन कॉल पर ग्लोबल कॉरपोरेशन को बेच देता है। और बदले में क्या मिलता है? अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए जदीद हथियार, दुनिया की सियासी हिमायत और अपनी लूटी हुई दौलत को मगरिब के बैंकों में महफूज रखने की जमानत। ये है गद्दारी की सबसे मुनज़्ज़म शक्ल। और अगर सियासी कंट्रोल काफ़ी ना हो तो इकोनॉमिक हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। जॉन पिरकिंस, एक साबिक इकोनॉमिक हिटमैन, अपनी किताब में तफसील से बताते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है। पहला स्टेप, तरक्की पजीर मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसाओ। उन्हें तरक्की के नाम पर ऐसे बड़े बड़े गैर ज़रूरी मंसूबों के लिए पैसा दो, जैसे मोटरवेज, बड़े बड़े डैम्स, पावर प्लांट्स, ऐसे प्रोजेक्ट के जिनकी इन्हें शायद ज़रूरत भी ना हो। फिर दूसरे स्टेप में शर्त रखो कि इन मंसूबों के ठेके भी तुम्हारी ही गैर मुल्की कंपनियों को मिलें, यानी पैसा उनके मुल्क से निकलकर वापस उन्हीं के मुल्क की कंपनियों की जेब में चला गया, मगर कर्ज वो उस गरीब मुल्क के सर पर चढ़ गया। तीसरा स्टेप जो है असल चाल, जब वो मुल्क कर्जों के बोझ तले दब जाए, दिवालिया होने के करीब पहुंच जाए, तब उससे असल कीमत वसूल करो। क्या कीमत? अपने मुल्क की बिजली, पानी, गैस और सेहत के निज़ाम को प्राइवेटाइज करो ताकि हमारी कंपनियां इन्हें खरीद सकें। हमारी कंपनियों को अपनी मार्केट तक मुकम्मल रसाई दो। अपनी लोकल इंडस्ट्री को भूल जाओ। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लाँ मामले पर हमारे हक में वोट दो, या अपनी सरजमीन पर हमें फ़ौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दो। ये है मुआशी गद्दारी, जो तलवार से नहीं कलम से की जाती है, जो सूट और टाई पहने हुए, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ एयर कंडीशन कमरों में बैठकर की जाती है। और इस पर दस्तखत करने वाले इस मुल्क के अपने ही हुक्मरान होते हैं। और यहीं पर गद्दार की तारीफ मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। वो पुराने ज़माने थे जब गद्दार खुलकर सामने आता था, उसका चेहरा, उसका जुर्म सबको नजर आ जाता था। आज का गद्दार हुब्बुल वतनी का सूट पहनकर घूमता है। आज का गद्दार वो भी हो सकता है जिसे आप हर रोज टीवी पर देखते हैं, जो सबसे ऊंची आवाज में हुब्बुल वतनी के नारे लगाता है और दूसरों को गद्दारों के सर्टिफिकेट बांटता है, जबकि रात के अंधेरों में वो मुल्क के सौदे कर रहा होता है। वो भी हो सकता है जिसे आपने खुद वोट देकर पार्लियामेंट भेजा हो, जो आपके सामने आपकी गुर्बत पर आंसू बहाता हो और बंद दरवाज़ों के पीछे आपकी आने वाली नस्लों को भी साम्राज्य के हाथ गिरवी रखाता हो। वो ब्यूरोक्रेट हो सकता है, वो कौमी खजाने को अपनी जाती जागीर समझता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है जो टैक्स चोरी करके पैसा बाहर भेजता है, और शायद वो आम शहरी भी हो सकता है जो चंद रुपयों के लिए अपना वोट बेच देता है, जो कानून तोड़ने को शान समझता है और जो अपने मुल्क से ज़्यादा अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अजीज़ रखता है। तो असल सवाल ये नहीं कि हमारी तारीख में गद्दार क्यों पैदा हुए, सवाल ये है ताकतवर निज़ाम कमज़ोर कौमों में गद्दारी के बीज कैसे बोते हैं। मीर जाफ़र सिर्फ एक फ़र्द नहीं था, वो एक अलामत है उस निज़ाम की जिसने उसे बनाया और इस्तेमाल किया। असल मुजरिम वो शातिर खिलाड़ी है जो आज भी शतरंज की बिसात के पीछे बैठकर नए प्यादे तैयार कर रहा है। इसीलिए अगली बार जब आप तारीख में किसी गद्दार को गाली दें या आज की सियासत में किसी पर आसानी से गद्दार का लेबल लगाएं, तो एक लम्हे के लिए रुक कर ज़रूर सोचें
कि इस प्यादे के पीछे वो कौन सा हाथ था जो ये पूरी बिसात चला रहा था। क्या उसकी गद्दारी उसकी अपनी थी या उससे करवाई गई थी? और कहीं आज हमारे इर्द गिर्द ऐसी ही बिसातें तो नहीं बिछी हुई जिनके मोहरे हम खुद हैं।